डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस इकोनॉमिक्स में मांग की लोच के चैप्टर के अगले पार्ट में मांग की लोच को मापने की विधियां समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के वीडियो में मांग की लोच को समझाया था और मांग की लोच की श्रेणियां समझाई थी। मांग की लोच की 5 श्रेणियां बताई गई थी: लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, अत्यधिक बेलोचदार और कम लोचदार। उन पांचों श्रेणियों के आधार पर आगे मांग की लोच को मापने की विधियों की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में मांग की लोच को मापने की 4 विधियां बताई गई है। चारों विधियां कौन सी है जो आपके सामने है? मांग की लोच की पहली रीति है जिसका नाम है फ्लक्स की प्रतिशत रीति, FLUX, फ्लक्स, फ आधा ल पूरा क स, फ्लक्स। फ्लक्स एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया और इस विधि में मांग की लोच को मापने के लिए उन्होंने जिस सूत्र का सहारा लिया उस सूत्र का प्रयोग हमने मांग की लोच को पढ़ते वक्त अर्थ में भी किया है, जिसमें हमने ये बताया था कि इलास्टिसिटी यानी लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर आएगा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे आएगा, यानी डेल्टा क्यू इन परसेंटेज ऊपर, डेल्टा पी इन परसेंटेज नीचे। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग लगाने पर जो लोच ज्ञात की जाती है उसे फ्लक्स की प्रतिशत रीति कहते हैं। फ्लक्स द्वारा प्रतिपादित इस रीति के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए दोनों प्रतिशत परिवर्तन का भाग लगाया जाता है, जो हमने कल के वीडियो में सूत्र जब लिखा था, जिसमें हमने श्रीमती बारबारा बूटन का नाम लेके वो सूत्र बताया था, उसी सूत्र को इस फ्लक्स की प्रतिशत रीति में डिटेल से समझाया गया। प्रोफेसर फ्लक्स द्वारा प्रतिपादित इस विधि में कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से करते हैं। अगर कीमत की अपेक्षा मांग में परिवर्तन हो तो मांग अधिक लोचदार होगी। अगर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जब हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया और आज वापस दोबारा बता रहे हैं कि अगर भागफल 1 से अधिक आता है तो हम कहेंगे लोच इकाई से अधिक है, यदि भागफल 1 से कम आता है तो हम कहेंगे लोच इकाई से कम है, और यदि भागफल 1 आता है तो हम कहेंगे लोच इकाई के बराबर। ठीक है, कैसे? अभी मैं समझा रहा हूं आपको वापस से इसको। कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहलाती है। मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर ये भागफल 20/10 किया तो ये 2 आया, तो लोच इकाई से अधिक है। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 है तो हम कहेंगे लोच इकाई के बराबर है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर ऊपर 10 और नीचे 20 है तो 1/2 आया, तो ये 0.5 आया, तो हम कहेंगे लोच इकाई से कम है। तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो ज़्यादा क्या है? 1। इलास्टिसिटी, ये दोनों यहाँ गलत लगा दिए, ये और ये दोनों एक ही कर दिए। लोच इकाई से कम है तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, एक ज़्यादा है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ये तीनों का वापस समझा रहा हूँ। लोच इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक है लोच, तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। सेकेंड में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। थर्ड में इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो जो चीज अधिक है उसकी तरफ इस निशान का मुंह होगा। जैसे यहाँ 1 अधिक है तो 1 की तरफ होगा, यहाँ लोच अधिक है तो लोच की तरफ होगा, यहाँ बराबर है तो बराबर का निशान आएगा। तो हम जब भाग लगाएंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो उस परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को मांग की लोच मापने की फ्लक्स की प्रतिशत रीति के नाम से जाना गया। ठीक है। इसकी दूसरी विधि है मांग की बिंदु लोच। अब मांग की बिंदु लोच में क्या होता है कि जब हम किसी मांग की लोच को मापने के लिए हमारे पास कोई आंकड़े नहीं होते, लेकिन उसे रेखा में प्रदर्शित किया गया है और परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म है जिसको रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन को हम बिंदु लोच के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं।
अब बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए मांग की रेखा सीधी भी हो सकती है और घुमावदार भी हो सकती है, चाहे सीधी हो चाहे घुमावदार हो। हमें उसके जो पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए इस रेखा का आप देखिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो इसका ये सूत्र दिया हुआ है कि किसी भी एक बिंदु पर लोच ज्ञात करनी हो, किसी भी एक बिंदु पर, मान लीजिए ये एक बिंदु, एक मिनट वापस लेता हूँ, मान लीजिए ये एक बिंदु है, हमें इस बिंदु की लोच ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से नीचे की दूरी और इस बिंदु से ऊपर की दूरी, तो सूत्र लगेगा मांग रेखा बिंदु से निचला भाग बट्टा ऊपरी भाग। तो नीचे की दूरी कितनी है, तो EP1 से लगाकर EP0 तक, ये यहाँ तक की दूरी है। कोई भी नाम दे दीजिए आप, जैसे यहाँ पे आपने R दे दिया, यहाँ S दे दिया, या M दे दिया, या N दे दिया, या O दे दिया। तो ये जो S से लगाकर P तक, O से लगाकर M तक जो दूरी है, ये नीचे का हिस्सा है और वो ऊपर का हिस्सा है। तो सूत्र आएगा मांग रेखा के जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करनी है उस बिंदु के नीचे का भाग बट्टा उस बिंदु के ऊपर का भाग। तो नीचे के भाग में ऊपर के भाग का जब भाग लगाएंगे तो किसी मांग की रेखा के एक बिंदु की लोच ज्ञात हो जाएगी। ये काल्पनिक है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको चारों विधियां समझानी होगी। पहली आपने फ्लक्स की प्रतिशत रीति समझाई, जिसमें प्रतिशत में सूत्र लगा के समझाएंगे, और यहाँ तक समझाएंगे कि भागफल कितना आया, एक से अधिक आया, एक से कम आया, या एक से बराबर आया। तो इकाई लोच इकाई के बराबर, कम या अधिक, तीनों आपको समझाने होंगे। दूसरा, जब बिंदु लोच की बात करेंगे तो रेखा के विभिन्न बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर जब लोच ज्ञात करनी हो तो उसे बिंदु लोच कहते हैं। देखिए वापस से इसको समझना हो तो ये मान लीजिए ये एक मांग की रेखा है आपकी, इसके ABCDE इतने बिंदु हैं। अब इन बिंदुओं में से मान लीजिए B बिंदु पर आपको लोच ज्ञात करनी है, तो B से लगाकर नीचे की दूरी तो BE और ऊपर की दूरी BA, बस। तो BE में BA का भाग लगा लीजिए, जो भी उसका उत्तर आएगा वो उस बिंदु की लोच निकल जाएगी। मान लीजिए C का निकालना है तो CE बट्टा CA, ऐसे ये बिंदु लोच। क्लियर? नहीं समझ में आए वापस समझा दूं। रेखाएं दो प्रकार की होगी, एक रेखा सीधी हो सकती है, एक रेखा घुमावदार हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको वापस एक सारांश के रूप में समझाने की कोशिश की है मैंने। अरे भैया, सारांश के रूप में समझाने की कोशिश, इसको यहाँ लिया अभी 2 मिनट। यह विधि मांग रेखा के वक्र रूप में होने पर लागू नहीं होगी। जब मांग रेखा सीधी रेखा के रूप में हो, जब ऐसी मांग रेखा के मध्य से EP1 अर्थात मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। ये तो समझाने की बात नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है, जिसमें बच्चे को ये कहा जाए कि पहले तो यह घुमावदार होनी चाहिए, फिर कैसी भी रेखा हो, कैसे भी बिंदु हो, उसकी जो बिंदु बने हुए हैं उन बिंदुओं के ऊपर ये लोच ज्ञात कर ली जाएगी। ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसकी तीसरी विधि है मांग की चाप लोच। चाप लोच का मतलब यह है कि जब मांग रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, जैसा नीचे के चित्र में दो बिंदु बताए गए हैं DAA, ये तो D तो डिमांड रेखा है, ये डिमांड रेखा है, ये एक बिंदु यहाँ बनाया, एक बिंदु यहाँ बनाया, इन दोनों के बीच की लोच ज्ञात करनी है तो वो बिंदु लोच से हो गया, सॉरी चाप लोच से हो गया। और केवल एक बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो वो बिंदु लोच से हो जाएगी, इतना अंतर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जब लोच ज्ञात करनी हो तो वो चाप लोच कहलाती है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमने स्पष्ट किया है यहाँ पे। जब मांग रेखा पर दो विभिन्न वस्तुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। सामान्यतः कीमत में परिवर्तन अनंत या सूक्ष्म न होने पर परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई व परिवर्तन कीमत में काफ़ी अंतर हो जाने पर कीमत में उस क्षेत्र में मांग की लोच में पड़ने वाले प्रभाव को चाप की लोच के माध्यम से मापा जा सकता है। ये मांग की लोच मैं बना के समझा देता हूँ आपको वापस।
ये डिमांड कर्व है, ए बी सी डी, ये 4 बिंदु हैं। अब बी और सी के बीच की अगर लोच ज्ञात करनी है तो वो चाप लोच के माध्यम से होगी, लेकिन केवल बी बिंदु की करनी है तो वो बिंदु लोच से होगी। तो बिंदु लोच ऐसी लोच होती है जो एक बिंदु पर लोच ज्ञात की जाती है। चाप लोच वो होती है जो एक से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर लोच का मेजरमेंट किया जाता है, बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, सी और डी के बीच में, तो वो चाप लोच से ज्ञात किया जाएगा। क्लियर? ये चित्र बना के समझाने का प्रयास किया है आपको, इसको फिर एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की गई है। चौथी है मार्शल की कुलवाय रीति। टोटल 4 रीतियां हैं। पहली फ्लक्स के नाम से थी, दूसरी बिंदु, तीसरी चापलोच, चौथी मार्शल की कुलवाय रीति। मार्शल ने कहा कि लोच ज्ञात करने के लिए वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है और कीमतों में परिवर्तन होने के कारण लोच एक समान नहीं निकलती, उसके खर्चे अलग अलग होते हैं, लागतें अलग अलग आती है। तो इसको लोच का मेजरमेंट कुल खर्च कितना हुआ उसके आधार पर मापा जाएगा, जैसा कि मैंने अगले एक टेबल में आपको समझाने की कोशिश की है। ये मैंने एक टेबल ली है, इस टेबल में यह करने का प्रयास किया है कि आप देखिए कीमत 5 रुपए थी तो मांगी गई मात्रा 20 इकाई थी, तो कुल खर्च उसका 100 रुपए हुआ। कीमत जब 4 रुपए हो गई तो 25 इकाइयाँ खरीद के भी खर्च उसका 100 रुपए हुआ। कीमत जब 2 रुपए हो गई तो इसने 50 इकाइयाँ खरीद ली और 50 इकाइयाँ खरीद के इसका कुल वह 100 रुपए हो गया। तो मूल्य परिवर्तन से पूर्व और मूल्य परिवर्तन के पश्चात में हुए अंतर के आधार पर कुल वह रीति से लोच निकाली जाती है। तो इसका मूल्य परिवर्तन से पहले भी 100 रुपए खर्च हो रहा था, मूल्य परिवर्तन के बाद भी 100 रुपए खर्च हो रहा था, 100 में 100 का बाद या लोच इकाई के बराबर है। ये पहली और दूसरी का किया हमने। दूसरी और तीसरी का करेंगे तो मूल्य परिवर्तन से पहले भी 100 रुपए, बाद में भी 100 रुपए, लोच इकाई के बराबर। ये पहली अवस्था है। इसी को जब अपन दूसरी अवस्था में देखते हैं तो आप देखिए मात्रा तो वही थी, कीमत तो वही है, 5 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए। अब दूसरी अवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता 5 रुपए पर 20 इकाई खरीदता है, 100 रुपए खर्च होते हैं। कीमत 4 रुपए होने पर 40 इकाई खरीदता है तो पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 40 इंटू 4 160 रुपए खर्च हो रहे हैं। तीसरी वस्तु की कीमत 2 रुपए है, अब 90 इकाइयां खरीदने के कारण 180 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो मूल्य परिवर्तन के पूर्व और पश्चात की तुलना की जाती है। तो पहले इसके खर्च हुए 160, बाद में हुए 100 तो 1.6, फिर 180, उससे पहले 160 तो 1.2। तो यहां लोच इकाई से अधिक है, दूसरे में भागफल 1 से अधिक आ रहा है। मूल्य परिवर्तन से पूर्व 100 रुपए हो रहे थे, बाद में 160 हुए, 160 में इसका भाग लगाया तो 100 आया, 1.6 आया। फिर 180 हो रहे थे जबकि पहले 160 हो रहे थे तो 1.2 आया। तो यहाँ लोच इकाई से अधिक है। इसी को तीसरी अवस्था में देखिए आप। तीसरी अवस्था में कीमत वही है, 5 रुपए, 4 रुपए और 2 रुपए, लेकिन तीसरी अवस्था में उपभोक्ता पहले 20 इकाई खरीदता है तो 100 रुपए खर्च हो रहा है। अब इकाइयां बढ़ाई उसने, चॉइस कर दी, लेकिन कीमत 4 रुपए तो खर्च उसका 96 हो गया, कम हो गया। तो 96 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.96 आएगा, तो लोच इकाई से कम हो गई। अब तीसरी जो 2 रुपए थी उसमें 3 इकाइयां खरीदी तो खर्च 60 रुपए हो गया, पहले से कम हो गया। तो 60 बट्टा 96 यानी 0.6, तो लोच इकाई से कम है। ऐसे समझाना है इसको, कुल वाय रीति को। तो कुल वाय रीति में ये एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल के आधार पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पहली अवस्था में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दूसरी अवस्था में इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी 1 से अधिक है, भागफल पहले में 1.6 आया, दूसरे में 1.2 आया। तीसरी अवस्था में इलास्टिसिटी इज मोर देन लेस देन 1, इकाई से कम है। ये तीसरी अवस्था, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, इन तीनों को आपको समझाना होगा। ये थी मार्शल की कुल वाय रीति। 4 रीतियां थी, चारों रीतियों को हमने ढंग से समझा। एक बार वापस से देख लीजिए चारों रीतियां। पहली थी फ्लक्स की प्रतिशत रीति, जिसमें
ऊपर आएगी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, नीचे आएगा कीमत में परिवर्तन। उसके आधार पे ये सूत्र निकाला गया है, उसके आधार पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। रिजल्ट 3 प्रकार से निकलते हैं, लोच इकाई से कम, लोच इकाई से अधिक, लोच इकाई से ज़्यादा। मांग की बिंदु लोच में बिंदु बना के एक बिंदु पर जब लोच ज्ञात करनी है तो बिंदु लोच पे आ जाएगी, और चाप लोच में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, इन दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी ज्ञात करनी हो तो वो चाप लोच में आएगी। और चौथी है मार्शल की कुल वायरती। तो मार्शल की कुल वायरती के अंतर्गत आपको वही टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल मैंने पूरी एकदम ढंग से आपको समझाया है। तो आज के वीडियो में हमने मांग की लोच को मापने की विधियां देखी है। अगले वीडियो में मांग की लोच आगे देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।